आज के इस वीडियो का टॉपिक है यील्ड वैल्यूएशन मेथड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यील्ड वैल्यूएशन मेथड क्या है, कंपनी इसको कहां पर इस्तेमाल करती है और क्यों इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले यील्ड वैल्यूएशन मेथड को जानते हैं। यील्ड वैल्यूएशन मेथड की बात की जाए तो ये एक ऐसा मेथड या ऐसा तरीकाकार है जिसमें कंपनी अपने शेयर की वैल्यू को यील्ड की बेसिस पर कैलकुलेट करती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि यील्ड क्या है कि जिसकी बेसिस पर शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है तो इन्वेस्टमेंट के बदले में उसको कुछ रिटर्न आता है। तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट पर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब जितनी परसेंटेज से उसको रिटर्न वापस आ रहा है, उस परसेंटेज को हम कहते हैं कि ये यील्ड है। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए की है और 10% उसको रिटर्न आ रहा है। मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की वजह से कंपनी को 1 लाख रुपए पे 10% का रिटर्न वापस आ रहा है, उसको 10% पैसे मुनाफे की सूरत में वापस आ रहे हैं। तो ये जो अब 10% इन्वेस्टमेंट पे वापस आ रहा है, इसे हम कहेंगे कि ये यील्ड है। और इस 10% या यील्ड की बेसिस पर माँ की शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करना यील्ड वैल्यूएशन मेथड कहलाता है। इस यील्ड वैल्यूएशन मेथड को कंपनी मार्केट वैल्यू मेथड भी कह सकती है। डिफरेंट बुक्स में इसको मार्केट वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात की जाए कि इस मेथड को कंपनी क्यों इस्तेमाल करती है, तो कंपनी अपनी वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करती है। इसी तरह से अब अगर यील्ड की बात की जाए तो कंपनी के पास 2 तरह की यील्ड्स होती हैं जिन पर यह मेथड रिलाई करता है। मतलब ये मेथड सिंगल यील्ड पर नहीं होता, या तो ये मेथड अर्निंग यील्ड पर होगा या ये मेथड डिविडेंड यील्ड पर होगा। यील्ड की 2 टाइप्स हैं, एक अर्निंग यील्ड और एक डिविडेंड यील्ड। सिंपल यील्ड पर हम वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि वैल्यू ऑफ शेयर या तो अर्निंग यील्ड पर कैलकुलेट होगी या फिर डिविडेंड यील्ड पर कैलकुलेट होगी। 1 बाय 1 करके इन दोनों यील्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है अर्निंग यील्ड। अगर अर्निंग यील्ड की बात की जाए तो अर्निंग यील्ड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो शेयर की वैल्यू है उसको हम एक्सपेक्टेड अर्निंग की बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है इसको एवरेज ऑफ रिसेंट ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है। एक्सपेक्टेड अर्निंग वो अर्निंग होती है जितना कंपनी ने अंदाजा लगाया होता है कि वो इतने पैसे कमा सकती है, तो वो उस अंदाजे की बेसिस पर हम वैल्यू ऑफ शेयर जब कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम कहेंगे कि ये अर्निंग यील्ड है। अब यहाँ पर ये जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है इसको हम डिफरेंट पिछले सालों की अर्निंग्स की एवरेज की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। अब ये एवरेज ऑफ रिसेंट ईयर्स क्या है, मतलब लेट्स सपोज कि 3 सालों की अर्निंग दी हुई है। पहले साल की अर्निंग है 10,000 रुपए, दूसरे साल की अर्निंग है 20,000 रुपए और तीसरे साल की अर्निंग भी है 20,000 रुपए। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों को टोटल कर देंगे और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी 16,667 रुपीज की। अब इस एवरेज की बेसिस पर अपनी कंपनी एक्सपेक्टेड अर्निंग को सेट करेगी और उस पर वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेगी। अब बात आती है कि वैल्यू ऑफ शेयर को अर्निंग यील्ड की बेसिस पर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कंपनी इस फॉर्मूले के थ्रू वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करेगी। फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। अब यहाँ पर रेट दिया गया है इसलिए हम रेट को परसेंटेज में लेते हैं, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। नॉर्मल रेट वो जो कि नॉर्मली अभी तक कंपनी अर्न कर रही होती है वो रेट, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, ये फेस वैल्यू जिस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो नोट होता है पैसों का, उस नोट के ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है। जिस तरह 10 रुपीज का नोट है तो 10 रुपीज। इसी तरह शेयर पर उसके शेयर का जो पेपर है उसके ऊपर एक वैल्यू लिखी होगी। लेट्स सपोज के शेयर की वैल्यू लिखी है कि 100 रुपीज एक शेयर की फेस वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो नॉर्मली भी फेस वैल्यू 100 या 10 रुपीज ही कंसिडर की जाती है। तो अब ये जो फेस वैल्यू जो कि उस पेपर के शेयर के पेपर के ऊपर लिखी है उसे हम कहेंगे कि वो फेस वैल्यू है। तो अब इसको डिवाइड करके फेस वैल्यू ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये तो बात आ गई कि वैल्यू ऑफ शेयर किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है।
लेकिन हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट करना है, क्योंकि नॉर्मली हमें ये गिवन नहीं होती। तो अगर कंपनी को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट करना पड़ जाए तो वो कंपनी किस तरह से कर सकती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। क्योंकि ये रेट कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर कंपनी इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेगी। अब अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये हमें कंपनी की स्टेटमेंट में मिल जाता है वो प्रॉफिट जो टैक्स पे करने के बाद कंपनी के पास रिमेनिंग बच जाता है, जिसके ऊपर कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। तो ये वही प्रॉफिट यहाँ पर लेंगे, डिवाइड कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर जो कि कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें शो हो रहा होता है, उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेट सपोज कि एक XYZ कंपनी है, उसके लिए हम वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट करते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमारे पास आ रहा है 1,06,667 रुपीज का। पेड अप जो कैपिटल है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट सपोज वो 2.5 लाख रुपए का है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब 100 के साथ, तो ये हमारे पास 42.67% आ जाएगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। अब यहाँ पर अगर वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना चाहें तो वैल्यू ऑफ शेयर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि उसके लिए हमारे पास जो पहली चीज है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग वो गिवन है जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 42.67, और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो 12.5% है। तो अब वैल्यू ऑफ शेयर के लिए क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो था वो था 42.67%, इसको डिवाइड कर देंगे 12.5% जो कि नॉर्मल रेट था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू के साथ, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो फेस वैल्यू है वो है ₹100 की। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी वो आ जाएगी ₹341.4। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग यील्ड की बेसिस पर अपनी शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती है, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ शेयर को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर करके कैलकुलेट कर दिया। अब अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग ऑलरेडी गिवन है तो ठीक है, वरना हम उसको इस फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने XYZ कंपनी के लिए कैलकुलेट करके देख लिया। अब जो दूसरी यील्ड आती है वो आती है डिविडेंड यील्ड। अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो जो करंट शेयर प्राइस पे जो डिविडेंड मिल रहा होता है उसे हम कहते हैं कि ये डिविडेंड यील्ड है। मतलब करंट प्राइस पे डिविडेंड की जो परसेंटेज होती है उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिविडेंड यील्ड है। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड को कंपनी क्यों इस्तेमाल करती है? जब कंपनी के पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता कि उसने डिविडेंड पे करना है या डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती या बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है, तब कंपनी डिविडेंड यील्ड के थ्रू अपनी वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट कर सकती है। लेकिन अगर उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, उसने डिविडेंड पे करना ही करना है या स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, तब कंपनी अर्निंग यील्ड पर जाती है। अब डिविडेंड यील्ड के मुताबिक शेयर वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब पेड अप वैल्यू वही जो हमने बात की थी कि जो कि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन होती है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट किया था, उसी तरह से एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड भी हम एक अलग फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो ना गिवन हो। तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के, इस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड को हम पैड भी कहते हैं, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर भी देखा था, डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। इसी तरह से पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली जिस तरह से हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग को कैलकुलेट किया था। अब लेट सपोज हमारे पास एक कंपनी है ABC कंपनी, जिसके लिए हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड और वैल्यू पर शेयर को कैलकुलेट करना है।
अब क्योंकि कंपनी डिफरेंट है तो हम उसके प्रॉफिट को भी डिफरेंट ले लेंगे। ऊपर हमने कंपनी XYZ ली थी, नीचे हम ABC यहाँ पर XYZ कंपनी ली थी और नीचे हम ABC कंपनी को ले रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितना प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड के लिए उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो प्रॉफिट है 5,30,000 रुपए का। उसको डिवाइड करना है पेड अप शेयर कैपिटल से। पेड अप शेयर कैपिटल को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास 2 मिलियन का है और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जब 100 के साथ, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 26.5% आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड फॉर ABC कंपनी। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड हमें पता चल गया है और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारे पास 10%। तो वैल्यू ऑफ शेयर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड हमें पता चल चुका है कि एक्सपेक्टेड है 26.5% डिवाइडेड बाय नॉर्मल है हमारे पास 10% और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर और हम एज्यूम ये कर लेते हैं कि जो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है वो है ₹100। तो शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? शेयर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ₹265। अब यहाँ पर जो 265 रुपीस की वैल्यू आई है शेयर की उसको हमने डिविडेंड यील्ड के थ्रू कैलकुलेट किया है। तो बस सिंपल इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिविडेंड की बेसिस पर चलेगी और अर्निंग यील्ड को हम प्रॉफिट या अर्निंग की बेसिस पर चलाएंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से यील्ड मेथड की बेसिस पर अपनी कंपनी के लिए शेयर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती है और हमने अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड दोनों को समझा कि अर्निंग यील्ड डिविडेंड यील्ड क्या है और किस किस जगह पर कंपनी में इस्तेमाल की जा सकती हैं।